एपिसोड 17। जब शैतान का हाथ फैंग चेन पर प्रहार करने ही वाला था, तभी डेंटियन में स्थित छोटे टावर ने प्रतिक्रिया की और उससे बच निकला। जिस क्षण वह भागा, छोटा टावर लाल रोशनी से चमक उठा और शैतानी ऊर्जा बढ़ गई। जिस समय छोटा टावर बच निकला, उसी समय उसने फैंग चेन की अभिव्यक्ति पर दबाव का भी प्रतिरोध किया और उसे नरक के द्वार से वापस खींच लिया। ये तुम हो, ये सचमुच तुम हो, तलवार दानव। आवाज फिर सुनाई दी और इस बार क्रोध और भी अधिक उन्मत्त था, मानो वह सचमुच जाग गया हो। पूरा राक्षस रसातल हिल रहा था, जमीन हिल रही थी और शैतानी ऊर्जा लहरा रही थी। छोटा टावर हवा में तैर रहा था और लाल रोशनी और भी तेज थी। अगले ही पल एक लाल रोशनी फूट पड़ी, पूरी खोपड़ी को घेरते हुए। खोपड़ी पर जलती लाल लपटें लगातार छोटे टावर की ओर उल्टी हुई प्रतीत हो रही थी। मैं मर चुका हूँ और तुम अब भी मुझे जाने नहीं दोगे। तलवार दानव, तुम बहुत क्रूर हो। गहरी आवाज आक्रोश से भरी थी, लेकिन छोटे टावर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इस आक्रोश के बचे हुए अवशेषों को सोखना शुरू कर दिया। फैंग चेन ने आश्चर्य से छोटे टावर को देखा। वह देख सकता था कि जब छोटे टावर ने बचे हुए विचारों को अवशोषित किया, तो ये पहले से अधिक चमकदार हो गया और कुछ टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत भी बहुत धीरे धीरे हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा टावर पूरा नहीं हुआ है और अभी भी कुछ हिस्से अधूरे हैं? फैंग चेन ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। अगले ही पल छोटे टावर को फॉर्म चेन की याद आ गई और उसने अपने अंदर समाये लाल लौ को फॉर्म चेन की ओर फेंक दिया। इस समय फैंग चेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और लाल ज्वाला सीधे उसके शरीर में धंस गई। अगले ही क्षण एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में फैल गई। फैंग चेन को झटका लगा और अपनी चोटों की परवाह किए बिना वह उठ बैठा और ऊर्जा अवशोषित करने लगा। यह ऊर्जा शुद्ध और विशाल थी। अगर उसने इसे तुरंत अवशोषित नहीं किया, तो वह निश्चित रूप से इस ऊर्जा से उड़ जाएगा। जब उसने अवशोषण करना शुरू किया, तो फैंग चेन की साधना का स्तर नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से तेजी से बढ़ा। ये देखकर फैंग चेन तेज जादुई तलवार तकनीक का अभ्यास करने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि यह ऊर्जा इतनी विशाल और शुद्ध थी, शायद ये भगवान और दानव अवशेष अध्याय का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय था। ये सोचकर उसने जरा भी संकोच नहीं किया और देव दानव अवशेष अध्याय का अभ्यास करने लगा। बैंग बैंग बैंग, फैंग चेन के चारों ओर राक्षसी ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ पड़ी और प्रत्येक उछाल उसकी साधना को नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से लगातार बेहतर बना सकता था। इसके साथ ही उन्होंने देव और दानव अंशों की साधना में भी काफी प्रगति की। तो यही बात है, मैं देव और दानव अंशों में प्रगति नहीं कर सका। इसका कारण ये था कि मेरे पास पर्याप्त राक्षसी प्रकृति नहीं थी और छोटे टावर द्वारा मुझे दी गई लाल लपटों में न केवल शुद्ध ऊर्जा है, बल्कि मेरे द्वारा अवशोषित करने के लिए मजबूत राक्षसी ऊर्जा भी है। जैसे जैसे मेरी तलवार दानव शरीर में सुधार होता जा रहा है, भगवान और दानव टुकड़ों के बारे में मेरी समझ गहरी होती जा रही है। केवल 3 घंटों में वह अर्जित क्षेत्र के 7वें स्तर से 7वें स्तर के शिखर तक चला गया। वहां कोई अड़चन नहीं थी और वह अर्जित क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया और वह अभी भी प्रगति कर रहा था और उसका अथाह क्षेत्र लगातार नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से भर रहा था। कुछ ही दिनों में फैंग चेन की साधना अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई और यह वह समय था जब फैंग चेन ने अपनी साधना को दबाना जारी रखा और उसे अधिक ऊर्जा अवशोषित करने दी। जब तक वह इसे और अधिक अवशोषित नहीं कर सका, उसने अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर को तोड़ने का विकल्प चुना। उसी समय फैंग चेन की स्वर्गीय दाव दानव हड्डी ने रक्त की 4 बूंदों को अवशोषित करने के बाद भगवान और दानव टुकड़ा सफलतापूर्वक पहले स्तर तक पहुंच गया। जब फैंग चेन ने पहले स्तर तक साधना की, उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा अधिक लाल, क्रूर और शुद्ध हो गई। यह ऐसा था जैसे कोई वास्तविक राक्षस संसार में उतर आया हो। उसी समय फैंग चेन के पीछे धीरे धीरे एक शब्द प्रकट हुआ, जो राक्षस शब्द था, लेकिन ये शब्द अन्य शब्दों से भिन्न था। दाव पाठ दाव की सांस से भरा होना चाहिए, जो लोगों को विस्मय प्रेरक बनाता है, लेकिन इस शब्द से एक राक्षसी शैतानी ऊर्जा निकलती है, जो दाव की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह नरक से आती है। अगर अब कोई फैंग चेन को देखे, तो वह निश्चित रूप से डर जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक रक्त लाल आकृति स्पष्ट रूप से दिख रही थी। वह एक हाथ में तलवार थामे दुनिया को उदासीनता से देख रहा था, देवताओं और राक्षसों की तरह। युजिया सिटी, तियान्यू रेस्तरां। यह इमारत युजिया शहर का सबसे बड़ा रेस्तरां है और यू परिवार की संपत्ति भी है।
और मेंग परिवार और अन्य लोग यहाँ रहते हैं। मेंग याओ रेस्तरां की 7वीं मंजिल पर रहती है। इस समय वह कमरे में अकेली है, खिड़की से बाहर देख रही है। वह अद्वितीय चेहरा अब पहले जैसा जीवंत नहीं रहा, केवल एकाकीपन है। वह कुछ समय से युजिया सिटी में है, लेकिन वह इस दौरान कमरे में ही रही है और बाहर नहीं निकली है। यू परिवार ने उसे यू परिवार के साथ सहयोग के लिए सौदेबाजी के तौर पर बाहर धकेल दिया। मेंग याओ ने विरोध किया, लेकिन ये बेकार था। अंत में उसकी खेती को सील कर दिया गया और उसे युजिया शहर ले जाया गया। अब उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली है, ये जानते हुए कि प्रतिरोध बेकार है। चरमराहट। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। मेंग याओ को खिड़की से बाहर देखते देख उसका चेहरा चिढ़ाने से भर गया। मेंग याओ, तुम्हें इतना दुखी क्यों होना पड़ रहा है? यू परिवार के युवा मालिक से शादी करना भी तुम्हारे लिए एक अच्छा विकल्प है, और यह यू परिवार को मुसीबत से भी बचा सकता है न? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। मेंग याओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह बिना अनुमान लगाए जानती थी कि आगंतुक कौन है। मेंग परिवार को बचाओ, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यू परिवार के साथ सेना में शामिल होने के बाद पहला व्यक्ति जिसे आप मारना चाहेंगे वह मेरा परिवार है न? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मेंग याओ के दूसरे चाचा मेंग बिंगशान हैं। मेंग बिंगशान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसे साफ सुथरा करूंगा और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। मजेदार बात यह है कि तुम्हारी माँ अभी भी मेरा समर्थन करती है। ये वास्तव में मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। आप। मेंग याओ ने अपने दांत पीस लिए और मेंग बिंगशान को घूरने लगी और चाहती थी कि वह उसे टुकड़ों में काट सके। मेंग याओ। इस समय एक भारी भरकम मेकअप वाली महिला दरवाजे से अंदर आई। यह मेंग याओ की जैविक माँ लू मेंगलन थी। लो मेंगलन ने मेंग बिंगशान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे चाचा भी यहाँ हैं। मेंग बिंगशान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, आओ और मेंग याओ को देखो और तुम उसे ज्ञान भी दे सकते हो। लू मेंगलन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की विद्रोही है। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह यू परिवार में शादी कर सके, जो एक प्रसिद्ध परिवार भी है। वह पहले चिल्ला रही थी कि वह उस आदमी से शादी करना चाहती है जिसे परिवार के मालिक ने उसके लिए तब व्यवस्थित किया था जब वह एक बच्ची थी, लेकिन वह आदमी यू परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ कैसे तुलना कर सकता है? मैंने सुना है कि वह बेकार हो गया। मेंग बिंगशान ने कहा, हाँ, इस बार न केवल मेंग याओ एक अच्छे परिवार से शादी कर सकती है, बल्कि हमारे दोनों परिवारों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दे सकती है, जो एक जीत की स्थिति है। हाँ, दूसरे चाचा सही कह रहे हैं। फिर उसने मेंग याओ को घूरते हुए कहा, मेंग याओ, अपने दूसरे चाचा की बात सुनो और बकवास करना बंद करो। मेंग याओ अवाक रह गई। उसने अपनी माँ से पहले ही कहा था कि मेंग बिंगशान उनके परिवार के लिए बुरा होगा, लेकिन लू मेंगलन ने इस पर विश्वास नहीं किया, जिससे वह असहाय हो गई। वैसे मास्टर यू आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं। आपको उनसे अच्छी बातचीत करनी चाहिए। मास्टर यू एक सुंदर आदमी हैं। फिर लो मेंगलन ने सफेद कपड़े पहने एक आदमी का स्वागत किया, जो यू युवानवेन था। यू युवानवेन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, दूसरे बड़े मेंग से मिलिए। मेंग बिंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर यू, मैं मेंग याओ से मिलने आया हूँ। मेंग याओ और मैंने पहले ही सगाई कर ली है। मैं आज यहाँ मेंग याओ से पूछने आया हूँ कि वह शादी के दिन क्या चाहती है ताकि मैं व्यवस्था कर सकूं। मास्टर यू वास्तव में विचारशील हैं। लू मेंगलन ने ये सुनकर और भी अधिक मुस्कुराया। ऐसी स्थिति में हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, आप चेक कर सकते हैं, उसने कहा और फिर मेंग बिंगशान के साथ चली गई। मेंग याओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए, यू युवानवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंग याओ ने उनकी ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मिस्टर यू, कृपया मुझे मिस मेंग कहें। यू युवानवेन मुस्कुराए और बोली, हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे, इसलिए इस तरह के औपचारिक नाम से परेशान क्यों होना चाहिए। मेंग याओ ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद तुम नहीं जानते, मेरा शरीर विशेष है, एक दुर्लभ शरीर है। न केवल मैं 20 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहूंगी, बल्कि मेरे साथ शारीरिक संपर्क भी हम दोनों को मार देगा। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? वह इसका उपयोग यू युवानवेन को हार मानने के लिए करना चाहती थी, और वह मेंग परिवार की सुरक्षा की परवाह नहीं करेगी। वह बचपन से ही तियानियू दिव्य संप्रदाय में पली बड़ी थी। अपने दादा और अपने परिवार के अलावा मेंग परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसकी ज्यादा दोस्ती नहीं थी, और उसे मेंग परिवार से कभी संसाधन सहायता नहीं मिली थी।
आज मैंने जो कुछ हासिल किया है वह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है। अब जब मेंग परिवार के शीर्ष प्रबंधन ने देखा कि उसके दादा की मृत्यु होने वाली है और उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उन सभी ने मेंग इंशान का पक्ष लेने का फैसला किया, भले ही उसका परिवार जीवित रहे या मर जाए। वह ऐसे परिवार को क्यों बचाए? मुझे ये बात आपके दूसरे चाचा से पहले से ही पता थी। यू युवानवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पूर्वज युद्ध के मैदान से वापस आ गए और भोग की समस्या को हल करने का एक तरीका ढूंढ लिया। तुम ठीक हो जाओगे। हालांकि उपचार पद्धति थोड़ी विशेष है और इसे हल करने के लिए पूर्वज और आपको एक साथ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। चिंता मत करो, भले ही तुमने मुझे ये पहली बार दिया है, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह मुस्कुराया और कुछ ऐसा कहा जिससे मिंग्याओ का विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया। मिंग्याओ का सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति ये शब्द कह सकता है। पागल, यू परिवार में तुम सब पागल हो, वह चिल्लाए। यू युवानवेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक बार पूर्वज की सेवा करना आपका सम्मान है। वैसे भी एक बार के बाद आप मेरे हो जाएंगे। फिर वह मुड़ा और जाने ही वाला था, लेकिन आधे रास्ते में उसे कुछ याद आया और वह फिर रुक गया। वैसे मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके मंगेतर फैंग चेन मर चुके हैं। मिंग्याओ कांप उठी और चिल्लाए, असंभव। यू युवानवेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से वांजियांग वन के राक्षसी रसातल में कूदते देखा और मैंने 3 दिनों तक इंतजार किया। लुओ परिवार का लुओ त्यानिक्सियाओ अभी भी वहां पहरा दे रहा है और अब 1 महीना हो जाएगा वह मर जाएगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह हंसे और कमरे से बाहर चले गए। भले ही मिंग्याओ को इस पर विश्वास न हुआ हो, लेकिन वह समझ गई थी कि यू युवानवेन को ये झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई फैंग, तुम इतने मूर्ख क्यों? वह जानती थी कि फैंग चेन ने उसके कारण ही त्यानेयू दिव्य संप्रदाय छोड़ा होगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मत आओ? तुम्हारे आने का क्या फायदा है? उसकी आंखें लाल थीं और उसका आकर्षक चेहरा अब उतना शांत और खुश नहीं लग रहा था जितना कि जब वह पहली बार फैंग चेन से मिली थी, बल्कि केवल उदास था। काफी देर बाद उसकी आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। नहीं, भाई फैंग जरूरी नहीं कि मर जाए। हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो। वह सिर्फ राक्षसी रसातल में फंसा हुआ है। मैं अभी नहीं मर सकता, कम से कम शादी से पहले तो नहीं। शायद तब तक भाई फैंग भाग जाए। उसने खिड़की से बाहर देखा। भाई फैंग, अगर इस जीवन में ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नरक में रहूंगी। ये बात कहते हुए वह अपने आंसू नहीं रोक सकी और धीरे धीरे बहने लगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन फैंग चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अंततः मैंने देवताओं और राक्षसों को प्रथम स्तर तक विकसित कर लिया है और मैंने जादुई शब्द दाओवन को भी जागृत कर लिया है। इन दोनों के आशीर्वाद से मेरी शक्ति उच्च स्तर पर पहुंच गई है। फैंग चेन बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसका आनंद गायब हो गया, क्योंकि ऊर्जा अभी भी फैल रही थी और वह केवल इस ऊर्जा का अभ्यास और परिशोधन जारी रख सकता था। लेकिन जब वह हाउटियन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसके पास अभी भी बहुत ऊर्जा है। लेकिन जब वह अर्जित क्षेत्र के शिखर की अड़चन पर पहुंचता है, तो फैंग चेन जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने से पहले जन्मजात क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता है। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा और उसे एक विचार आया। हाँ, मैं इसका उपयोग अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता हूँ। अब मेरे शरीर के प्रशिक्षण में केवल अस्थि प्रशिक्षण का 3रा स्तर शामिल है। मेरा मानना है कि यह ऊर्जा मुझे गुणात्मक सुधार दे सकती है। फिर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शरीर को निखारने का काम शुरू कर दिया। हालांकि शरीर को परिष्कृत करने के लिए तलवार दानव के रक्त के सहयोग की आवश्यकता होती है। एक ही समय में 2 ऊर्जाओं को परिष्कृत करना बेहद खतरनाक और दर्दनाक है। लेकिन फैंग चेन ने संकोच नहीं किया और सीधे अभ्यास शुरू कर दिया। यदि वह किसी खतरे और दर्द के कारण हार मान लेता है, तो जादू का अभ्यास जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राक्षसों की खेती का मतलब राक्षसों की खेती करना नहीं है, बल्कि राक्षसों के खिलाफ जीवन के लिए लड़ना है। तलवार दानव के खून और ऊर्जा ने फैंग चेन को भर दिया और उसके शरीर में भयंकर जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चींटियां उसे काट रही हों, जिससे उसे ठंडा पसीना आ गया और दर्द होने लगा। सौभाग्य से उन्होंने ज्ञान के अटूट सागर तकनीक में सफलता हासिल की थी और उनकी इच्छाशक्ति बेहद दृढ़ थी। यद्यपि यह अत्यंत पीड़ादायक था, फिर भी वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने और स्वयं को विकसित करने में सक्षम रहा।
इस तरह वह एक प्रकार की यातना जैसी ट्रेनिंग में प्रवेश कर गया। अस्थि संरचना के तीसरे स्तर का शिखर। अस्थि निर्माण का चौथा स्तर। अस्थि निर्माण के 5 स्तर। अस्थि निर्माण क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर तक यह ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो गई और अंततः फैंग चेन द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दी गई। लेकिन फैंग चेन ने वहां अभ्यास करना बंद नहीं किया, वह लगातार अपने क्षेत्र को मजबूत कर रहा था। आखिरकार इस बार उसने बहुत जल्दी सुधार किया है। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो वे चौंक जाते। ये बहुत बुरा है। ऐसा लग रहा था कि ज़ियाओटा ने अवशिष्ट विचारों की सारी ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया था और अब वह बाहर नहीं रुका बल्कि फैंग चेन के डेंटियन में वापस लौट आया। जहां तक उस आवाज का सवाल है, वह अब सुनाई नहीं देती और दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई है। फैंग चेन पूरे 1 महीने तक खोपड़ी के नीचे पैर मोड़कर बैठा रहा। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो चारों ओर एक हलचल सी मच गई। राज्य अंततः समेकित हो गया है। फैंग चेन ने जोर से सांस छोड़ी और खुद को महसूस किया। हाउटियन दायरे का 9वां स्तर। अस्थि फोजिंग दायरे के 6ठे स्तर का शिखर। देवताओं और दानवों के टुकड़ों का पहला स्तर। यदि यह सामान्य अभ्यास होता तो निर्बाध रामबाण के साथ भी इसमें पूरा 1 साल लग जाता। लेकिन अब मैं इसे 1 महीने में कर सकता हूँ। वह ऊर्जा वास्तव में शक्तिशाली है। उसी समय उसने अपनी मुठियां भींच लीं। हालांकि मेरी वर्तमान ताकत यू मेन के परिवार की शादी को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, कम से कम थोड़ी और उम्मीद है। ये सोचते हुए उसने ऊपर देखा। 1 महीना हो गया है और अब शैतान की खाई को छोड़कर मेन के घर जाने का समय आ गया है। आप राक्षसी रसातल में उड़ नहीं सकते, लेकिन फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं है। चूंकि वह वर्तमान में अस्थि निर्माण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है, वह केवल अपने भौतिक शरीर से ही बात कर सकता है। ये सोचकर वह उछल पड़ा। ये छलांग पूरे 30 फुट ऊंची थी। वह अत्यधिक छाया फुटवर्क का उपयोग करता है। आकृति रसातल के दोनों ओर आगे पीछे कूदती रहती है। ऊपर चढ़ते रहो। ये चढ़ाई पूरे 1 दिन तक चली। जब फैंग चेन नरक की खाई से बाहर कूदा और जमीन पर उतरा तो उसने एक गहरी सांस ली। यह अंततः बाहर आ गया है। कमीने, तुम वास्तव में राक्षसी रसातल से जीवित बाहर आ गए। लेकिन जब फैंग चेन ने राहत की सांस ली तो अचानक एक हैरान और नाराज आवाज सुनाई दी। फैंग चेन चौंक गया और उसने अपनी राक्षसी आंखें खोलकर उस स्थान की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। लुओ त्यानेक्सियाओ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया और पलक झपकते ही वह फैंग चेन के सामने था। फैंग चेन का दिल दहल गया। ये बुरा आदमी वास्तव में 1 महीने तक मेरे साथ यहाँ बैठा रहा। यहाँ बाकी लोग कहाँ हैं? उसने लुओ त्यानेक्सियाओ के पीछे देखा, लेकिन उसे कोई और दिखाई नहीं दिया। क्या लुओ त्यानेक्सियाओ यहाँ अकेला है? फैंग चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन पीछे मुड़कर भागा नहीं। यदि कोई और है तो सबसे बुरा काम जो वह कर सकता है वह है पुनः शैतान के रसातल में कूद जाना। लेकिन अगर केवल लुओ त्यानेक्सियाओ होता तो इसे हल करना आसान होता। लुओ त्यानेक्सियाओ फैंग चेन से 10 फीट दूर रुक गया। जब उसने देखा कि यह वास्तव में फैंग चेन था तो उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम राक्षसी रसातल से जीवित बाहर आने में सक्षम थे और तुम बहुत अधिक शक्तिशाली हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में थोड़ा सा आश्चर्य था। जब वह शैतान की खाई में दाखिल हुआ तो फैंग चेन केवल 6ठे स्तर पर था, लेकिन जब वह बाहर आया तो वह 9वें स्तर के शिखर पर था। इतनी तीव्र प्रगति ने उन्हें सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। अगर उसे आगे बढ़ने दिया गया तो उसका लुओ परिवार सचमुच बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। फैंग चेन शांत दिखे और शांति से कहा, आप पूरे 1 महीने से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। लुओ त्यानेक्सियाओ ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम, कमीनी कुतिया, सचमुच मर चुके हो या नहीं। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम बाहर आ भी जाओ तो क्या होगा? तुम फिर भी मेरे हाथों ही मरोगे। वास्तव में फैंग चेन का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया। लुओ त्यानेक्सियाओ ने व्यंग्य किया, तुम जन्म पश्चात क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और इसका उपयोग लुओ और मेरे शिष्यों की पूजा करने के लिए करूंगा। यदि तुम किसी को दोषी ठहराना चाहते हो तो तुम केवल उन लोगों को मारने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हो जिन्हें तुम्हें नहीं मारना चाहिए। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उन्हें मत मारो। क्या मैं उनके द्वारा मारा जाऊंगा? ये सही है, लुओ त्यानेक्सियाओ ने स्वाभाविक रूप से कहा। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी स्थिति क्या है?
भले ही तुम लुओ एओ और लुओ शियू के साथ तुलना कर सकते हो, तुम सिर्फ एक चींटी हो। तुम्हें केवल कुचल कर मारा जा सकता है। ये सुनकर फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। तुम वास्तव में बेशर्म हो। लुओ त्यानेक्सियाओ ने गर्व से कहा, ये बेशर्मी नहीं है, ये ताकत है। खैर, अब आपको नरक भेजने का समय आ गया है। उसने बकवास करना बंद कर दिया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार हवा में फूट पड़ी। वह चमकता हुआ फैंग चेन के पास पहुंचा, तलवार से काट डाला। व्यक्ति के आने से पहले एक छोटी झोयुआन क्षेत्र आभा ने फैंग चेन को दबा दिया, उसे हिलने में असमर्थ बना दिया। भले ही फैंग चेन की ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन वह झोयुआन क्षेत्र के शीर्ष पावर हाउस के सामने एक चींटी से अलग नहीं है। फैंग चेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। दबाव का विरोध करते हुए उसने लुओ त्यानेक्सियाओ को तेजी से आते देखा। 5 फीट, 3 फीट, 1 फीट। लुओ त्यानेक्सियाओ पलक झपकते ही फैंग चेन के सामने था। उसने तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। मरना, उसने उपहास किया। तलवार पहले ही कट चुकी थी। टकराना, धिक्कार। लेकिन इस समय रक्षात्मक ताबीज सक्रिय हो गया है। इस हमले को रोकें। लुओ त्यानेक्सियाओ को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन के पास वास्तव में एक खजाना था जो झोयुआन दायरे के शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता था। वह चौंक गया और उड़ गया, उसका शरीर अस्थिर हो गया। अब फैंग चेन ने तुरंत दबाव कम होते महसूस किया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आक्रमण तावीज को सक्रिय कर दिया। हमले का ताबीज तुरंत एक पतली लाल रेखा में बदल गया। इसने लुओ त्यानेक्सियाओ को छेद दिया। ये तो लुओ त्यानेक्सियाओ ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और पतली रेखा सीधे उसके सिर में घुस गई। उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह झोयुआन क्षेत्र के शिखर पर था। उसकी मृत्यु फैंग चेन के हाथों हुई, जो होंगतियान क्षेत्र में था। तुम लुओ परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। वह निराशा और आक्रोश से फैंग चेन को घूरता रहा। अंत में वह मर गया और जमीन पर गिर पड़ा। फैंग चेन ने उसे ठंडे भाव से देखा। लुओ परिवार, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। वह लुओ त्यानेक्सियाओ के पास गया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह मर चुका है, उसने भंडारण बैग को हटा दिया और शरीर को दानव रसातल में फेंक दिया। मैं तुम्हें अकेले मारने का मौका तलाश रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगे। वह उदासीनता से मुस्कुराया और फिर ज्यादा देर तक नहीं रुका और वांजियांग वन से बाहर चला गया। फैंग चेन, जिसके पास आत्मा दानव नेत्र था, वह स्वाभाविक रूप से अंधेरे में हमला करने वाले राक्षस जानवरों से नहीं डरता था और आसानी से कई उच्च स्तरीय राक्षस जानवरों की दृष्टि से बच जाता था। वह वांजियांग जंगल को ऐसे ही छोड़ना चाहता था, लेकिन जब वह एक घने जंगल से गुजरा तो उसकी आत्मा दानव आंख ने आसपास के वातावरण का पता लगाया, लेकिन उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। 7 मील दूर एक छोटा सा दानव था जो खरगोश की तरह था। वह पूरी तरह हरा था, उसकी लंबी पूंछ और सफेद पंख थे। वह लगभग जंगल में घुल मिल गया था और बेहद गुप्त था। यही है जंगल का दानव। ये स्तर 4 है। फैंग चेन बहुत खुश था। हालांकि जंगल का दानव लेवल 4 का था, लेकिन उसके पास लेवल 4 के दानव जानवर जैसी युद्ध शक्ति नहीं थी। उसके पास केवल बहुत मजबूत छिपने की क्षमता और गति थी। यहाँ तक कि झोयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए भी इसे पकड़ना मुश्किल होगा। जब वह दानव स्तर 4 पर पहुंचता है तो उसके शरीर में एक दानव गोली होगी। ये दानव गोली जनजात दायरे को तोड़ने के लिए एक महान खजाना है। अर्जित से लेकर जनजात तक सबसे कठिन चीज आध्यात्मिक ऊर्जा है। अर्जित क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है। यदि आप सहज क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने और उसे सहज आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करने में सक्षम होना चाहिए। यही कारण है कि जब फैंग चेन अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा तो उसने सीधे सहज क्षेत्र को तोड़ने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि एक बार सहज क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यदि आध्यात्मिक ऊर्जा रूपांतरित होने में विफल रही तो वह मृत्यु की तलाश में होगा। वन दानव की दानव गोली जनजात आध्यात्मिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकती है और यहाँ तक कि जनजात आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध भी बना सकती है, जो कि वास्तव में फैंग चेन की जरूरत है। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से इस राक्षस को जाने नहीं देगा। उसने अत्यधिक छायादार कदमों का प्रयोग किया और तेजी से उसके पास पहुंचा, लेकिन जब वह लगभग 100 फीट दूर था तो उसकी गति तुरंत धीमी हो गई। जंगल के राक्षसों की धारणा बहुत तीव्र होती है और उनके लिए 100 फीट के भीतर किसी भी हलचल को महसूस करना कठिन होता है। इसलिए फैंग चेन को सतर्क रहना चाहिए और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उसी समय
उसके हाथ में रोशनी चमकी और तुरंत भाला उसके हाथ में आ गई। उसने अपनी सांस रोक ली, शरीर पर सांस रोकने वाला ताबीज पहना और धीरे धीरे जंगल के राक्षस के पास पहुंचा। इस समय जंगल राक्षस खा रहा था। यद्यपि यह प्यारा दिखता है, यह एक वास्तविक मांसाहारी राक्षस है जो छोटे दूसरे स्तर के राक्षसों का शिकार करना और मारना पसंद करता है। इस समय ये पेड़ पर एक दूसरे स्तर के राक्षस जैसे हिरन को कुतर रहा है और इसका मुंह पहले से ही खून से लथपथ है। लेकिन भोजन करते समय भी ये बहुत सतर्क रहता है तथा हमेशा ये देखता रहता है कि कहीं इसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है। फैंग चेन की आगे की दिशा स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि में एक अंधा स्थान है और हर कदम को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कहा जा सकता है। लेकिन वह बहुत धीमा होने की हिम्मत नहीं करता था। अगर जंगल का राक्षस खाने के बाद चला जाता तो वह दूसरे पक्ष की गति को नहीं पकड़ पाता। इस तरह वह जंगल के राक्षस के और करीब पहुंच रहा था। 90 फीट, 70 फीट, 30 फीट, 10 फीट। लेकिन यद्यपि वह अत्यंत सतर्क था, फिर भी वन राक्षस ने उसे तब देख लिया जब वह केवल 10 फीट की दूरी पर था। वन राक्षस तुरंत क्रोधित हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। लेकिन फैंग चेन ने इसे कभी भागने नहीं दिया। जिस समय प्रतिद्वंद्वी को गुस्सा आया, उसके हाथ में मौजूद भाला पहले ही फेंक दी गई थी। तत्काल भाला ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। पलक झपकते ही वह जंगल के राक्षस के सामने थी। लेकिन जंगल का राक्षस बहुत चालाक था और उसने एक ही छलांग में उसे आसानी से चकमा दे दिया। साथ ही इसने अपने पैरों में शक्ति एकत्रित कर ली थी और जैसे ही यह जमीन पर उतरता, यह आश्चर्यजनक गति से बाहर निकलकर भागने में सक्षम हो जाता था। लेकिन फैंग चेन ने उसे यह मौका नहीं दिया। जब तत्काल भाला और वन दानव एक ही स्तर पर थे, तो फैंग चेन एक पल में मौके से गायब हो गया और फिर से वन दानव की तरफ दिखाई दिया। जब वन राक्षस ने मनुष्यों की यह अचानक उपस्थिति देखी तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। फैंग चेन ने गोली चलाई। उसने सीधे जंगल के राक्षस के शरीर पर वार किया और उसे मौके पर ही मार डाला। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जंगल का दानव अभी भी अपनी आंखें खोलकर देख रहा था और उसे तब तक पता नहीं चला कि इस इंसान ने ये सब कैसे किया, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सफलता। फैंग चेन बहुत खुश हुए। ये तत्काल भाला वास्तव में अद्भुत है। उसने तत्काल भाला से वन दानव को निकाला, उसका विच्छेदन किया और एक मनके के आकार की दानव गोली निकाली। यकीन से उसने राक्षस की गोली को स्टोरेज बैग में डाल दिया। लेकिन एक पर्याप्त नहीं है, कम से कम 5 की जरूरत है। आसपास और भी वन राक्षस होंगे, कुछ और पकड़ो। फिर फैंग चेन की आत्मा दानव आंख फिर से खुल गई और जंगल दानव के निशानों की तलाश जारी रखी। आत्मा दानव नेत्र के साथ फैंग चेन का शिकार बेहद आसान था। महज आधे दिन में ही उसने उनमें से 4 को मार डाला। अब वह एक झाड़ी में था, धीरे धीरे उस 5वीं झाड़ी के पास पहुंच रहा था जिसे उसने पकड़ रखा था। इस वन परी को यह नहीं पता था कि उसके साथी पीड़ित फैंग चेन के हाथों मारे गए थे और वह घास पर आराम से लौट रही थी। यह उनका पसंदीदा शगल था और घास पर लौटने से उन्हें अपनी पीठ पर बहुत दबाव महसूस होता था। लेकिन इसी समय झाड़ियों से एक लंबा भाला अचानक बाहर निकला। जंगल की परी डर गई और तुरंत उछल पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, फैंग चेन ने टेलीपोर्ट किया और उस पर गोली चला दी। उसने उसे नीचे उतारा और चीरकर 5वीं राक्षसी गोली निकाल ली। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, 5 बहुत हो गया। अन्य लोग वास्तव में 1 या 2 गोलियों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन फैंग चेन अन्य लोगों की तरह नहीं है। उसकी जरूरतें सामान्य प्रसवोत्तर गुरुओं की तुलना में बहुत अधिक हैं। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही फैंग चेन राक्षस की गोली को दूर रखने वाला था, कई आकृतियां अचानक प्रकट हुईं, घने जंगल से बाहर आईं और लिंग फैन पर ताला लगा दिया। लिंग फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसने पहले भी अपना सारा ध्यान जंगल के राक्षस पर केंद्रित किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आसपास और भी लोग होंगे। उसकी आत्मा आकाश दानव आंख ने नए लोगों को बहा दिया। कुल 7 लोग थे, जिनमें से एक जनजात क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, 2 जनजात क्षेत्र के पहले स्तर पर थे और शेष 4 अर्जित क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर थे। ये देखकर फैंग चेन भागने की जल्दी में नहीं था। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह इन लोगों से डरता नहीं था। 7 लोग जल्दी से फैंग चेन के पास आए और जब उन्होंने फैंग चेन के हाथ में वन दानव को देखा तो उनकी आंखें अचानक बहुत गर्म हो गईं। जंगल के राक्षस की राक्षसी गोली। लड़के, अपने हाथ से राक्षसी गोली मुझे दे दो, वह मेरी है। नेता एक लंबी नाक वाला आदमी था और उसकी साधना भी दर्शकों में सबसे अधिक थी।
जो कि जनजात क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उदासीनता से कहा, मैंने जंगल में राक्षस को मार डाला, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? लंबी नाक वाले व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं त्यानिल दिव्य संप्रदाय का अनुयायी हूँ। यदि आप इसे नहीं सौंपते हैं तो क्या आप मानते हैं कि मैं आपको बिना दफन स्थान के मरवा दूंगा? त्यानिल दिव्य संप्रदाय के शिष्य। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि ये शिष्य थे जो संप्रदाय से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए थे। लंबी नाक वाले व्यक्ति ने सोचा कि उसने फैंग चेन को डरा दिया है और वह और अधिक अहंकारी हो गया, इसे जल्दी से सौंप दो। त्यानिल दिव्य संप्रदाय ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम, एक तुच्छ साधक, अपमानित कर सको। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे आश्चर्य है कि त्यानिल दिव्य संप्रदाय की बाहर इतनी बुरी प्रतिष्ठा क्यों है। पता चला कि इसे तुम्हारे चूहे के मल ने बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर लंबी नाक वाला आदमी तुरंत क्रोधित हो गया, तुम मौत की तलाश में हो। उसके हाथ में आध्यात्मिक प्रकाश घूम गया और उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। उसने चमककर फैंग चेन की छाती पर भाला घोंप दिया। फैंग चेन के हाथ में तत्काल भाला गायब हो गया और ब्लैकविंग तलवार प्रकट हुई और उसने तलवार से वार किया। टकराना, दोनों तलवार और भाले से टकरा गए। फैंग चेन स्थिर खड़ा रहा, जबकि लंबी नाक वाला आदमी कई फीट पीछे हट गया, उसकी उंगलियां सुन्न और दर्दनाक थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह आंखें फाड़े देखता रहा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम्हें पता है, वह प्रसवोत्तर क्षेत्र का दूसरा स्तर है। ये तो मात्र जन्म पश्चात का क्षेत्र है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें, एक चींटी को, मार नहीं सकता। वह दहाड़ उठा, लंबा भाला प्रकाश से चमक उठा, एक हल्के भाले में बदल गया और फैंग चेन को छेद दिया। फैंग चेन की आंखें ठंडी थीं, उसने बस खुद को रोक लिया था और दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से घायल नहीं किया था। लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे बार बार उकसाया। क्या वह सचमुच सोचता था कि वह मिट्टी का बना है? मैंने देखा कि उसकी राक्षसी ऊर्जा लगातार ब्लैकविंग तलवार में बढ़ रही थी और उसने तलवार से वार किया। बैंगनी प्रकाश दानव ब्लेड स्लैश। टकराना, ये वार उसके हल्के भाले से टकराया। इससे उसका हल्का भाला तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन बैंगनी प्रकाश दानव ब्लेड स्लैश गायब नहीं हुआ। ये लंबी नाक वाले आदमी की ओर बढ़ता रहा। लंबी नाक वाला आदमी चौंक गया। बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वह केवल दाहिनी ओर ही खिसक सकता था ताकि उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से पर कट लगने से बच सके। लेकिन उसके प्राण बच गए, लेकिन उसका दाहिना हाथ इतना भाग्यशाली नहीं था, वह सीधे कट गया। आह, मेरा हाथ! लंबी नाक वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाता रहा। दूसरे शिष्य दंग रह गए। उनका बड़ा भाई जनजात क्षेत्र का दूसरा स्तर था और दूसरा पक्ष केवल अर्जित क्षेत्र का 9वां स्तर था। ये परिणाम नहीं होना चाहिए था। मुझे याद है, वह फैंग चेन है, 7 चोटियों के मूल्यांकन में प्रथम नया राजा जिसने गुआंगहाओ लुओ युन को मार डाला। अचानक एक महिला शिष्या चिल्लाई। क्या? सभी ने कहा। फैंग चेन का नाम हाल ही में त्यानिल दिव्य संप्रदाय में बहुत जोर से सुना गया है। लुओ युन की हत्या, 2 दाओ ग्रंथों को जागृत करना, एक शीर्ष प्रतिभा। ऐसा लगता है कि मेरी अभी भी कुछ प्रतिष्ठा बची हुई है, फैंग चेन ने हल्के से कहा। फैंग चेन, हालांकि आपके पास अच्छी प्रतिभा है, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह देना चाहता हूं कि आपके हाथ में वन आत्मा को सौंपना सबसे अच्छा है। हम सीनियर भाई म्यू के पीछे पीछे चले गए और वन आत्मा वही है जो सीनियर भाई म्यू के ताओवादी साथी चाहते हैं। महिला शिष्या ने गर्व से कहा, फैंग चेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हुए। ऐसा लगता है कि अगर सीनियर भाई म्यू का उल्लेख किया जाता है तो फैंग चेन निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन फैंग चेन के अगले शब्दों ने उसे लगभग आहत कर दिया। वरिष्ठ भाई म्यू, वह कौन है? उसका ताओवादी साथी, इसका मुझसे क्या लेना देना है? फैंग चेन ने शांति से कहा। तुम? महिला शिष्य क्रोधित हो गई। फैंग चेन ने अधीरता से कहा, यहाँ से जल्दी चले जाओ। हमारे साथी संप्रदाय की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। फैंग चेन, तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। वरिष्ठ भाई म्यू तीसरे शिखर के मुख्य शिष्य हैं। प्रतिभाशाली लोगों की सूची में एक पूर्ण राक्षस। म्यू किंग फेग, प्रतिभाशाली सूची। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ। प्रतिभाशाली सूची आंतरिक संप्रदाय की एकमात्र रैंकिंग सूची है और इस सूची में केवल 36 लोग हैं, और वे सभी आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनमें लिन जुयान पहले स्थान पर है और मिंग याओ तीसरे स्थान पर है। जहां तक म्यू किंगफेंग का सवाल है,
फैंग चेन को इसकी जानकारी नहीं थी और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। फैंग चेन को चुप देखकर महिला शिष्या को लगा कि वह डर गया है और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने कहा, फैंग चेन, जल्दी से राक्षस की गोली सौंप दो और फिर हमारे साथ सीनियर भाई म्यू के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करो। सीनियर भाई म्यू तुम्हारी जान बख्श सकते हैं, इसे सौंप दो, मेरी जान बख्श दो। फैंग चेन ने उन्हें अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? माफी मांग रहे हो? तुम बेवकूफों का झुंड हो। वह इन लोगों के प्रति विनम्र नहीं होगा। महिला शिष्य को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन उनका अपमान करने की हिम्मत करेगा। वह इतनी क्रोधित थी कि उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, फैंग चेन, तुम मौत की तलाश में हो, एक साथ उसे मार डालो। उसके शरीर को वरिष्ठ भाई म्यू के पास ले आओ। किसी ने दहाड़ कर कहा, माना। 6 लोगों ने एक के बाद एक हमला किया। हर किसी ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं। फैंग चेन पर हमला करो। मृत्यु की तलाश में। फैंग चेन की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और चरम छाया फुटवर्क का प्रदर्शन किया गया और तेज जादू तलवार तकनीक फट गई। तलवार दानव का पहला स्तर फट गया। वह आकृति चमक उठी। एक क्षण में तलवारों के दर्जनों वार हो गए। टकराना, आह! अचानक चीखें गूंजने लगीं। एक के बाद एक 6 लोग कटकर बाहर निकल आए। उनमें से हर एक के शरीर पर घाव थे। खून बह रहा था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जब उसने लुओ युन से लड़ाई की थी तब वह केवल 5वें स्तर पर था। अभी तो केवल 1 महीने से अधिक समय हुआ है। वह पहले ही अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 6 लोग पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में भय और सदमा था। चलो चलें, हम इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते, महिला शिष्या चिल्लाए और फिर 7 लोग घबराकर घने जंगल की ओर भाग गए। फैंग चेन ने इसके बारे में सोचा और उनका पीछा करके उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। उसके लिए वे केवल चींटियों का एक समूह थे और वह समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेंग परिवार के पास जाना था। फिर उसने शिकार करना बंद कर दिया और वांजियांगवन के बाहर भाग गया। वांजियांगवन में एक 23 या 24 साल का युवक 4थे स्तर के शिखर राक्षस की लाश पर खड़ा था। वह सुंदर, लंबा और पतला था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, कंधे पर कवच था तथा उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। राक्षस की लाश के नीचे 10 से अधिक लोग थे। वे सभी युवा थे जो उस युवक को आश्चर्य से देख रहे थे। सुंदर लड़कियों में से एक लड़की प्रशंसा से भरी हुई थी। 10 से अधिक लोगों में से 7 लोग उनमें से थे और वे फैंग चेन को बता रहे थे कि अभी क्या हुआ था। वरिष्ठ भाई म्यू, उस आदमी ने आपको गंभीरता से नहीं लिया। उसने ये भी कहा कि अगर वह आपसे मिला तो वह निश्चित रूप से आपको भी पीटेगा। लंबी नाक वाले आदमी ने बड़ा चढ़ाकर कहा और बाकी 6 ने इसका खंडन नहीं किया। और ये दबंग युवक म्यू किंगफेंग था। म्यू किंगफेंग ने ठंडे चेहरे से देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की चमक थी। ये दिलचस्प है, एक नवागंतुक इतना घमंडी है, वास्तव में सोचता है कि वह छोटे लुओ युन को मारने के बाद त्यानिल दिव्य संप्रदाय में बगल में चल सकता है। भाई म्यू, नीचे खड़ी खूबसूरत लड़की दुखी दिखी और उसने विनम्रता से कहा, मुझे बस एक जंगल परी की राक्षसी गोली चाहिए थी, लेकिन इसने आपको परेशानी में डाल दिया। मुझे आपकी राक्षसी गोली की जरूरत नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति बहुत बुरा है। उसने हमारी राक्षसी गोली चुरा ली और आपको बहुत अपमानित किया। वह मू क्विंगफिग की ताओवादी साथी कियू त्यानतियान थी। त्यानतियान, ये राक्षसी गोली मूल रूप से आपकी है, मैं इसे वापस पाने में आपकी मदद करूंगा। म्यू किंगफिग ने धीरे से कहा। उसका चेहरा ठंडा था। जाओ, मेरे लिए फेक चेन को ढूंढो। मैं देखना चाहता हूँ उसके हाथ पैर काटकर मार डालने के बाद भी वह इतना घमंडी होने की हिम्मत रखता है। हाँ, सभी ने एक स्वर में जवाब दिया और फिर उनकी आकृतियां चमक उठीं और आसपास के जंगल में गायब हो गईं। फैंग चेन, अगर तुमने मुझे नाराज किया म्यू किंगफिग, तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। उसने चाकू से वार किया। अपने पैरों के नीचे लेवल 4 के राक्षस को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। फैंग चेन अब वांजियांगवन के सबसे बाहरी किनारे पर पहुंच गया है और वहां से निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, एक छोटा सा व्यक्ति उसकी नजरों से घबराकर भागता हुआ बाहर आया। वह एक लड़की थी, लगभग 15 या 16 साल की, गोरी रंगत, हल्के हरे रंग की शर्ट, खरबूजे के आकार का चेहरा और सुंदर। लेकिन इस समय ये सुंदर चेहरा भय से भरा हुआ था और वह समय समय पर पीछे देखती थी जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो।
फैंग चेन की आत्मा दानव आंख खुली और उसने पाया कि लड़की के पीछे धीरे धीरे एक खून की छाया चल रही थी। वह लड़की को जल्दी से पकड़ सकता था, लेकिन यह एक बिल्ली का चूहे के साथ खेलने जैसा था, जो उसे मारने से पहले उसके साथ खेलना चाहता था। जब उसने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा, तो फैंग चेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। ये क्यानली छाया हत्यारा था जिसने अचानक उस पर हमला किया। तियान चोंग। धमाका। अत्यधिक घबरा जाने के कारण लड़की गलती से जमीन पर गिर गई। वह दर्द से कराह उठी और भयभीत होकर पीछे देखने लगी। तभी उसने देखा कि तियान चोंग 5 फीट दूर से धीरे धीरे चल रहा था। वह चेहरा चिढ़ाने और लालच से भरा हुआ था। क्यों? हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आप मेरे माता पिता को क्यों मारना चाहते हैं? लड़की का नाम डोंग जियांग है और वह वानजियांग वन के पास के एक शहर की ओरियन है। मेरे पिता ने 10 से अधिक लोगों का एक शिकारी समूह बनाया, जो वानजियांग वन में निम्न स्तर के राक्षसों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे। दिन खतरनाक और कठिन नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे। ओरान समूह में सभी लोग सद्भावना से रहते हैं और हर दिन मुस्कुराते रहते हैं। मूलतः वे एक प्रथम स्तरीय राक्षस का शिकार कर रहे थे, लेकिन तियान चोंग अचानक प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता उसकी विदाई को छुपाने के लिए तियान चोंग के हाथों मारे गए। तियान चोंग ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें मारने के लिए किसी कारण की जरूरत है? मैं बस अपनी बोरियत दूर करने के लिए लोगों को मारना चाहता हूँ। तुम बहुत बदकिस्मत हो कि तुम मुझसे मिले। डोंग जियांग ने अविश्वास से तियान चोंग को देखा, उसका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को मारने में आनंद लेते हैं। पागल, तुम बुरी तरह मरोगे। बिल्कुल। डोंग जियांग, जो जानता था कि वह मर जाएगा, ने तियान चोंग को गाली देना शुरू कर दिया। तियान चोंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि अपनी लार निगल ली और एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, मैंने लंबे समय से महिलाओं के साथ नहीं खेला है, और मैं अभी भी एक नाजुक छोटी महिला हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हें कुछ पारिवारिक खुशियां बिताने दूंगा। नहीं, यहाँ मत आना। डोंग जियांग पूरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई हथियार भी नहीं था, इसलिए वह चाहकर भी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। तियान चोंग ने हंसते हुए कहा, आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे, मैं उतना ही अधिक उत्साहित होऊंगा। ब्रश। अचानक हवा के माध्यम से अचानक ध्वनि टूटने की आवाज सुनाई दी। तियान चोंग को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और एक हत्यारे के रूप में उसकी प्रतिक्रिया इस क्षण परिलक्षित हुई। वह तेजी से बाईं ओर मुड़ा और एक भाला उसकी कमर के बगल से होकर लगभग 1 फुट की दूरी पर घुस गया। तियान चोंग ने उस दिशा की ओर देखा जहां भाला उड़ रहा था और एक परिचित आकृति देखी, वह फैंग चेन था। तुम मर नहीं गए हो। तियान चोंग ने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। मैं मरा नहीं हूँ, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? फैंग चेन ने काली तलवार अपने हाथ में पकड़ी और शांति से कहा, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम राक्षसी रसातल से जीवित बाहर आओगे, लेकिन तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए। मुझे उकसाने का केवल एक ही परिणाम है, मौत। तियान चोंग ने मजाक किया। हाँ। फैंग चेन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और अगले ही पल उसकी आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? तियान चोंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह फैंग चेन को लॉक कर रहा है। फैंग चेन इतना तेज नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल उसे फिर से अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ, और जैसे ही उसने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा, फैंग चेन न जाने कब उसके पीछे आ गया और उसकी तलवार पहले से ही उसके सामने थी। ये कैसे संभव है? क्या ये टेलीपोर्टेशन है? वह बहुत हैरान था और साथ ही उसने फैंग चेन की तलवार को चकमा देने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से उसकी साधना का स्तर ज्ञानत्यान के चौथे स्तर पर है, जो कि फैंग चेन से कई स्तर अधिक है, और हत्यारा पहले से ही चुस्त है। एक अचूक मारक तलवार का सामना करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया, लेकिन फैंग चेन की तलवार ने उनका बायां हाथ काट दिया। तियान चोंग कराह उठा, लेकिन चिल्लाया नहीं। इसके बजाय वह लगातार पीछे हटता रहा और खून बहना बंद करने के लिए एक दवाई लेता रहा। ये सच है कि वह क्यानलेंगशा का हत्यारा है, लेकिन यह अलग बात है, फैंग चेन ने हल्के से कहा। तियान चोंग ने क्रूर भाव से फैंग चेन को देखा। कमीने, मुझ पर छिपकर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप दूसरों पर केवल 1000 मील की छाया से ही हमला कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे आप पर छिपकर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते। ये स्वाभाविक है, तुम मेरे शिकार हो और तुम्हें केवल मैं ही मार सकता हूँ।
मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। मैं अपने दिल में भरी क्रूरता को दूर करने के लिए तुम्हारे रिश्तेदारों को भी एक एक करके मार डालूंगा। तियानचोंग ने कठोरता से कहा। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, आपके पास अब यह मौका नहीं है। फैंग चेन ने देवताओं और राक्षसों के टुकड़ों को प्रसारित किया। ये पहली बार था जब उसने पहले स्तर का अभ्यास करने के बाद इसका इस्तेमाल किया। मैंने उसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा को उठते देखा, जो लाल और बैंगनी रंग बिखेर रही थी। राक्षसी ऊर्जा धीरे धीरे घूमकर 3 फुट ऊंचे देवता और राक्षस में बदल गई। फैंग चेन के शरीर पर जादुई पैटर्न फैल गए और लाल रोशनी उत्सर्जित हुई, और उसकी पुतलियां राक्षस की तरह लाल हो गईं। ये देवताओं और दानवों के अवशेषों का पहला स्तर है। देवताओं और दानवों के अवशेषों का पहला स्तर है। कितनी प्रबल राक्षसी शक्ति है। तियानचोंग ने हैरानी से फैंग चेन को देखा। एक राक्षस साधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस राक्षसी ऊर्जा के आतंक को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो जादुई तलवार थी वह भी अत्यंत उत्तेजित थी और लगातार कांप रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार इसे चूसने दूंगा, तियानचोंग ने जादुई तलवार से कहा। उसके चेहरे पर उत्साह और लालच था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी तकनीक मेरी होगी। इस तरह की बर्बादी उसे पाने के लायक नहीं है। वह केवल मेरा हो सकता है। वह पागलपन और अहंकार से दहाड़ने लगा। फैंग चेन उसके साथ बकवास बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक तलवार से वार किया। ये तलवार राक्षसी ऊर्जा और भयानक तलवार इरादे की तरंगों से भरी हुई है। टकराना। तियानचोंग को तुरंत ही कई फीट दूर जाकर मारा गया, तथा उसने हवा में ही कई बार खून थूका। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वह चौंक गया। इस तलवार की शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे 9वें स्तर का व्यक्ति हासिल कर सके। और उसके हाथ में राक्षसी तलवार थोड़ा कांप उठी, और उसने वास्तव में फैंग चेन द्वारा काटी गई शेष सभी राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इसे अवशोषित करने के बाद डेमन स्वॉर्ड को ये राक्षसी ऊर्जा पसंद आए और वह और भी अधिक उत्साहित हो गई। ये देखकर तियानचोंग बहुत खुश हुआ। चूंकि तुम्हें ये पसंद है, तो इसे आत्मसात करते रहो। जितना अधिक तुम आत्मसात करोगे, उतना बेहतर होगा। फैंग चेन का आक्रमण जारी है। तुरंत हमला करो। ये दर्जनों तलवारें हैं। ये कहना होगा कि देवताओं और राक्षसों के शेष अध्याय को चलाने के बाद फैंग चेन की ताकत में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। राक्षसी ऊर्जा, तलवारबाजी, भौतिक शरीर और ताकत के बावजूद वे पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। आज उसके पास ज्ञानत्यान के मध्य चरण में लड़ने की ताकत है, और वह छठे स्तर से भी नहीं डरता है। तियानचोंग बहुत मजबूत है, लेकिन अब फैंग चेन के सामने उसे केवल हराया जा सकता है। भले ही वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर ले, फिर भी वह फैंग चेन को नहीं हरा सकता। हर बार जब फैंग चेन अपनी तलवार से वार करता, तो इससे तियानचोंग के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता। वह केवल अपने हाथ में मौजूद जादुई तलवार पर ही भरोसा कर सकता था। यदि इस जादुई तलवार ने फैंग चेन से बहुत अधिक शक्ति अवशोषित नहीं की होती, तो तियानचोंग बहुत पहले ही मर गया होता। टकराना। तलवार से कई वार करने के बाद तियानचोंग पर फिर से वार किया गया, और फिर से खून की धार बह निकली। लेकिन उसके हाथ में जादुई तलवार बहुत उत्तेजित थी, और वह हिंसक रूप से हिल रही थी, बची हुई जादुई ऊर्जा को सोख रही थी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वह तियानचोंग के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था और दूरी में बची हुई राक्षसी ऊर्जा को और अधिक सोखना चाहता था। ये देखकर तियानचोंग ने जल्दी से अपने हाथ में जादुई तलवार को नियंत्रित किया और चिल्लाया, क्या तुमने पर्याप्त अवशोषित कर लिया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि तुमने पर्याप्त अवशोषित कर लिया है, तो जल्दी करो और विस्फोट करो। जादुई तलवार थोड़ा कांप उठी, असंतोष व्यक्त करते हुए। तुम्हें 10 सांसें और दूंगा, अगर यह फिर से नहीं फटा। देखो जब तुम वापस जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तियानचोंग ने धमकी दी। आजकल फैंग चेन की लड़ने की शक्ति वास्तव में भयानक है, और यहाँ तक कि वह भी टिक नहीं पाने के लक्षण दिखाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अब वह केवल अपने हाथ में तलवार पर ही भरोसा कर सकता है। दानव तलवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बैठी रही। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल फैंग चेन ने अपनी तलवार से फिर कई बार वार किया। ये देखकर तियानचोंग में भी जादुई शक्तियां फूट पड़ी। ये खून की तलवारों की एक श्रृंखला में बदल गई और फैंग चेन की तलवारों को तोड़ने की कोशिश करते हुए हमला किया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ और वार किया, उसकी रक्त तलवार तुरंत टूट गई।
तलवारों के कई वार उस पर बहुत जोर से लगातार हो रहे थे। एक बार फिर उसे कई फीट दूर से वार किया गया, जिससे खून बहने लगा। ये कैसे हो सकता है? वह ये देखकर भयभीत हो गया कि फैंगचेन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसी समय फैंगचेन ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। मैं समझता हूँ, देवताओं और राक्षसों की छवियों का उपयोग इसी प्रकार होता है, और मैंने अंततः इसे आजमाया। फैंगचेन ने हल्के से कहा, मानो उसे कोई गहन आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो। तियानचोंग ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। फैंगचेन का इससे क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ चालें आजमा रहा था और अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था? और फैंगचेन के अगले शब्दों ने उसकी सोच की पुष्टि कर दी। ठीक है, मैंने बहुत मजा कर लिया है, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है, फैंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा।